फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम क्लास 10th हिंदी व्याख्या है जो कि हमारा पद्य है चींटी चंद लोक में प्रथम बार। ये हमारा अध्याय 5 है। यहाँ पे हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या तीनों बात करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए, ये हमारा है चींटी चंद लोक में प्रथम बार, जो कि हमारा ये सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक लेखिका हैं। ये हमारा पद्यांश पहला है। पहला इसमें है चींटी पे। तो देखिए इसमें क्या है कि चींटी को देखा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि चींटी को देखा है वह सरल विरल काली रेखा, तन के तागे सी जो हिल डुल कर चलती लघुपथ पल पल मिलजुल कर, वह है पिलपिला का भांति देखो न किस भांति, काम करती वह सतत कन कन करके चुनती अविरत है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम आपको संदर्भ बताते हैं। संदर्भ यहाँ पे जो भी हम बताएंगे पद्यांश उन सभी के लिए एक ही होगा। तो देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं संदर्भ इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के चींटी शीर्षक से उद्गृत है। क्योंकि चींटी शीर्षक से लिया गया इसलिए हम यहाँ पे चींटी लिख रहे हैं। अगर चंद्रलोक होता तो हम यहाँ पे लिखते कि चंद्रलोक शीर्षक से उद्गृत है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम चींटी पहले पढ़ रहे हैं तो चींटी के बारे में लिखेंगे यहाँ पे कि चींटी शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से ली गई है। अब देखिए यहाँ पे इसका प्रसंग क्या है। प्रसंग इसमें हम बताते हैं, इन पंक्तियों में चींटी जैसी तुच्छ प्राणी की निरंतर गतिशीलता का निर्भय होकर विचरण करना, कभी हार न मानना, ऐसी प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। मतलब इस पंक्ति में चींटी की जैसी मतलब जो निरंतर छोटी सी प्राणी है वो कभी हार नहीं मानती है, उसकी बल को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। तो आइए इसके हम व्याख्या करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है चींटी को देखा है। कवि कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। वह अत्यंत सरल, यहाँ पे देखिए ना सरल, वह अत्यंत सरल विरल, वह क्या है, वह अत्यंत सरल और सीधी है। सरल और सीधी। विरल मतलब होता है पतली। सबसे पहले आपको मीनिंग यहाँ पे जानना चाहिए कि विरल मतलब क्या होता है। विरल मतलब होता है पतली। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तुमने कभी चींटी को देखा है जो अत्यंत सरल व पतली है, वह पतली और काली रेखा की भांति, काले धागे की भांति हिलती डुलती हुई है। जबकि तागे सी, तागे मतलब क्या होता है, धागा, जो हिल डुल कर, मतलब काली रेखा की भांति, धागे की भांति वह हिलती डुलती हुई अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है। चलती लघुपथ पल पल, लघुपथ मतलब होता है छोटे छोटे, लघुपथ पल पल हिल मिल जुल कर, मतलब वह अपने छोटे छोटे पैरों से प्रत्येक क्षण चलती है। वे सब एक पंथ में आगे पीछे अर्थात मिलकर होती हुई चलती हैं तथा देखने में काले धागे की रेखा पर दिखाई देती हैं। अब देखिए आगे यहाँ पे, देखो वह चींटियाँ किस तरह पंक्तिबद्ध होकर निरंतर अपने काम में लगी हुई हैं। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो चींटियाँ हैं वह निरंतर अपने काम में लगी हुई हैं, वो भी एक रेखा में। यह बिना रुके एक एक कण इकट्ठा कर अपने घर ले जाती हैं। देखो ना किस भांति, यहाँ पे देखिए देखो ना मतलब उन्हें इस भांति देखो कि वह मतलब रुकती नहीं है, वह एक पंक्ति में होके अपने एक एक कण इकट्ठा करने के लिए घर से घर के लिए ले जाती हैं। काम करती हैं वो सतत, सतत मतलब हमेशा, जैसे यहाँ पे निरंतर मतलब लगातार वह काम करती हैं। वह हार नहीं मानती हैं, लगातार श्रम अपने परिवार के लिए भोजन को एकत्र करने के लिए काम में तल्लीन रहती हैं। वो कभी हारती नहीं है, रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। कन कन करके चुनती अविरत, चींटी श्रम की साकर व सजीव मूर्ति है, यद्यपि वह अत्यंत लघु प्राणी है। यहाँ पे क्या है कि वो बहुत एक छोटी प्राणी है, फिर भी वो क्या करती है, अपने पथ पर चलने के लिए निरंतर वो आगे बढ़ती है, कभी वो रुकती नहीं है, वो भी क्रमबद्ध होकर। तो यही यहाँ पे इसकी व्याख्या है। अब देखिए इसमें अलंकार कौन सा है, क्योंकि काव्यगत सौंदर्य में आपको गुण, अलंकार व रस भी लिखने रहते हैं। तो यहाँ पे जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि हिल डुल कर, कन कम, यहाँ पे है ना कन कन, ये क्या है, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार
उत्तेजित हो रहा है। तथा उपमा अलंकार भी है, क्योंकि तन से धागे सी और काली रेखा, यहाँ उपमेय में उपमान की समानता व्यक्त की जा रही है। अर्थात अनुप्रास अलंकार वह उपमा अलंकार यहाँ पे उपस्थित है। और जो रस है वो वीर रस है, क्योंकि मतलब चींटी से आपको क्या यहाँ पे प्रतीक हो रहा है, चींटी से आपको वीरता यहाँ पे बताया जा रहा है कि चींटी की वीरता कैसी है। तो यहाँ पे जो हमें रस प्राप्त हो रहा है वो क्या है, वीर रस है। तो आइए हम अगला पद्यांश अब देखते हैं। देखिए ये हमारा पद्यांश दूसरा है। इसमें क्या कहता है कि गाय चराती धूप खिलाती, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरी से तनिका न डरती, दल से दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बहुराती। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको प्रसंग बताते हैं, उसके बाद हम आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे। तो प्रसंग इसका ये है कि प्रस्तुत पद्यांश में चींटियों की कर्मठता के स्वरूप का चित्रण किया गया है कि चींटियाँ मतलब कितनी कर्मठता उनके अंदर होती है, मतलब वो बहुत काम कार्य करती हैं। तो यहाँ पे इनके कार्य को प्रदर्शित किया गया है। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। गाय चराती धूप खिलाती, पंत जी कहते हैं कि चींटियों के पास भी अपनी गायें होती हैं, वह अपनी गायों को क्या करती हैं, चराती हैं और उन्हें यथासंभव धूप दिलाती हैं। यहाँ पे देखिए धूप खिलाती, धूप दिलाती हैं। ये अपने बच्चों की निगरानी करती है, अपने बच्चों की क्या करती हैं, देखभाल करती हैं। निगरानी मतलब क्या करती हैं, उनकी देखभाल करती हैं। तथा शत्रुओं से लड़कर और तनिक न डरती, मतलब लड़ती अरी से तनिक न डरती, और शत्रुओं से ये लड़कर अपनी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। चींटियाँ भी अपना सामूहिक दल बनाती हैं, दल से दल सेना संवारती। जैसे हम लोग का सेना दल होता है, वैसे इनका भी क्या होता है, दल होता है। ये एक दल बनाती हैं और हमेशा ये साथ में चलती हैं, एक पंक्तिबद्ध होकर, और बहुत सुंदर सेना का निर्माण करती हैं। और क्या करती हैं, बहुत सुंदर सेना का यहाँ पे निर्माण करती हैं। ये चींटियाँ बहुत सारी गंदी वस्तुओं को उठाकर ले जाती, घर आंगन जनपद बहुराती। मतलब ये क्या करती हैं, ये जो नीचे गिरे रहते हैं पदार्थ, उन्हें उठा के ले जाती हैं और घर आंगन व रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। और देखिए ये हमारा एक कार्य भी कर देती हैं, हमारे घर को जो नीचे फर्श पे गिरे रहते हैं उन्हें उठा के ले चली जाती हैं, जिससे हमारा फर्श क्या होता है, साफ हो जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि ये घर आंगन व रास्ते को झाड़ पोंछ कर साफ कर देती हैं। यही इसका यहाँ पे अर्थ है। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है, अलंकार यहाँ पे क्या है, अलंकार यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, निगरानी करती। यहाँ पे देखिए वाक्य जो लिखा है, निगरानी करती। तो ये जो वाक्य निगरानी करती और सेना संवारती, निगरानी करती और सेना संवारती में स वर्ण और र वर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पे देखिए र वर्ग की पुनरावृत्ति और स वर्ग की पुनरावृत्ति होती है। अतः यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार है। और जो हमारा रस क्या है, वो वीर रस है, क्योंकि इससे आपको एक वीरता प्रदर्शित करने के लिए बताया गया है कि आप भी क्या बनिए, आप भी कर्मठ बनिए। तो यहाँ पे देखिए अगला पद्यांश 3 है। चींटी है प्राणी सामाजिक, जो चींटी क्या है, वो प्राणी है, सामाजिक है। वह श्रमजीवी वह सुना गरीक, देखा चींटी को उसके जी को, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या दही है मिलसी। प्राणों की रिल मिल झिमली सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। अब देखिए यहाँ पे हम आपको सबसे पहले प्रसंग बताते हैं। इसका प्रसंग ये है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी की सामाजिकता व क्रियाशीलता को चित्रित किया है। चींटी की जो सामाजिकता है और क्रियाशीलता है उसे यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए इसे हम व्याख्या के तरीके से आपको समझाते हैं कि चींटी है प्राणी सामाजिक। पंत जी कहते हैं कि जो चींटी है वो हमारे समाज की क्या है, सामाजिक तथा मेहनती प्राणी है। चींटी है प्राणी सामाजिक, वो कहते हैं कि जो चींटी है वो क्या है, वो प्राणी है जो कि सामाजिक है हमारे समाज की, और मेहनती भी है। वह श्रमजीवी मतलब श्रम मतलब होता है मेहनत है, वह मेहनती जीव है। वह सुनागरिक है, वह एक सभ्य नागरिक है। वो क्या है, एक सभ्य नागरिक है। जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है,
वह समाज के नियमों को व कर्तव्यों का पालन करता है, उसी प्रकार चींटी भी अपने समाज के नियमों और कर्तव्यों का पालन करती हैं। मतलब जो चींटी होती हैं वो भी अपने समाज और कर्तव्यों का पालन करती हैं, अर्थात चींटी भी परिश्रमी और अच्छी नागरिक हैं। यहाँ पे बस इंसान ही नहीं अच्छी नागरिक और परिश्रमी हो सकते हैं, यहाँ पे चींटी भी क्या है, एक अच्छी परिश्रमी और अच्छी नागरिक है। कवि पंत जी कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को देखा है, उसके जी को, मतलब उसका मन क्या है, उसने कभी देखा है तुमने। आगे कहते हैं कि क्या तुमने कभी उसके मन को जाना है, उसका मन मतलब कैसा है। उसका शरीर भूरे बालों की सी कतरन लगता है, उसके भूरे बाल सी कतरन, मतलब उसका जो शरीर है भूरे बालों सी कतरन लगता है, और उसका छोटा व पतला रूप है, किसी से नहीं छिपता नहीं उसका छोटापन, उसका जो छोटापन है वह पतला रूप है, वह किसी से नहीं छिपता है। वह नितांत छोटी होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पर निडरता से जीवन व्यतीत करती है। यहाँ पे देखिए समस्त पृथ्वी मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण पृथ्वी से पर निर्भय मतलब किसी से ना डरे, विचरण करती, श्रम व तमने व जीवन की जिंदगी अच्छा है। मतलब कहते हैं यहाँ पे पंडित जी कि वह नितांत छोटी होते हुए भी संपूर्ण पृथ्वी पे निडरता से जीवन व्यतीत करती है तथा निरंतर परिश्रम करते हुए अपने कार्य को तल्लीन होकर जुटी रहती है। वह क्रियाशील व इच्छा शक्ति का प्राणिक रूप है, वह जीवन की जिंदगी अच्छे, वह भी क्या देती है तुलसी, प्राणी का झिलमिल सी दिन भर में वह मिली चलती। कहते हैं कि वह जीवन क्रियाशीलता व इच्छा शक्ति का सामाजिक प्रामाणिक रूप है तथा जीवन की कभी खत्म न होने वाली चिंगारी के समान है। चींटी का शरीर तिल के समान लघुकण है। यहाँ पे देखिए तिल के समान, वह भी क्या दही है तिलसी, मतलब उसका जो शरीर है वह तिल के समान लघुकण है, वह प्राणों की चमक और झिलझिलाहट के समान है। वह दिन भर मीलों चलती है, दिन भर वह मीलों चलती, मतलब देखा जाए तो चींटी अपने भार से भी ज़्यादा सामान उठा लेती है और अपने भार से भी बहुत कई गुना ज़्यादा वह दिन भर मीलों चलती रहती है, परंतु परिश्रम से कभी नहीं डरती, और परिश्रम से क्या होती है, कभी नहीं डरती, अथक प्रयास करती रहती है, वह निरंतर बिना थके सदा काम करती रहती है। यहाँ पे चींटी की वीरता के बारे में बताया गया है कि मतलब चींटी कभी थकती नहीं है, वह अपने काम के प्रति निष्ठा उसका रहता है, जो हमेशा वह कार्य करती रहती है, वह मीलों चलती है, अपने से भी कई गुना ज़्यादा वह कार्य करती है और चलती है। आगे देखते हैं हम पद्यांश। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा आ गया चंद्रलोक में प्रथम बार, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो चींटी पे आधारित था, चींटी की वीरता पे आधारित था। यहाँ पे अगला है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये हमारा पहला पद्यांश है इसका। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे संदर्भ बताएं आपको, तो संदर्भ इसका क्या होगा, संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के चंद्रलोक में प्रथम बार, क्योंकि वहाँ पे हम चींटी ले रहे थे, यहाँ पे हमारा चंद्रलोक आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक से उद्गृत है। यह कवि सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित रीत्या काव्य संग्रह से ली गई है। अब यहाँ पे हम इसकी प्रसंग की बात करते हैं। प्रसंग क्या होता है, प्रसंग जो व्याख्या का छोटा संक्षिप्त रूप होता है वही हमारा प्रसंग होता है। हमें प्रसंग संक्षिप्त में लिखना चाहिए जिसका ये पूरा अर्थ का संक्षिप्तकरण हो। अब देखिए यहाँ प्रसंग बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चंद्रमा पर पहुँचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। मतलब उन्होंने बताया कि जो चंद्रमा पे पहुँचने की ऐतिहासिक जो घटना है उसके बारे में यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं को वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से साकार होती हुई प्रतीक होती हैं। मतलब मानव जब चंद्रमा पे पहुँचा तो जो भी घटनाएं प्रस्तुत हुई उन सभी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब देखते हैं क्या है। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लोग देश काल के दुर्जय बाधा बंधन, दिग्विजयी मनुष्य निश्चय, यह महत ऐतिहासिक क्षण, भू विरोध से को हो साध, निकट आए सब देशों के जन। यहाँ पे देखिए अब इसकी हम व्याख्या बताते हैं। कवि कहते हैं कि जब चंद्रमा पर
प्रथम बार मानव ने अपना कदम रखा चंद्रलोक में प्रथम बार। चंद्रलोक में प्रथम का बार का मतलब क्या है कि जब चंद्रमा पे मानव ने अपना क्या रखा, पहला पैर रखा। ऐसा करके उसने देश काल के उन सारे बंधनों मानव ने किया पर्दाफाश। मतलब उस देश काल के सभी बंधनों जिन पर विजय पाना कठिन माना जाता था, उन्हें छिन्न भिन्न कर दिया। मतलब उन्हें पर्दाफाश मतलब यहाँ पे है, उन्हें प्रतिरूप कर दिया, दिखा दिया कि इस जीवन में कोई भी कार्य कठिन नहीं है या कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सकें। आगे देखिए, छिन्न हुए तो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। मनुष्य को यह विश्वास हो गया कि इस ब्रह्मांड में कोई भी देश और ग्रह नक्षत्र अब तक दूर नहीं है। आज निश्चय ही मानव ने दिग्विजय प्राप्त कर ली है, अर्थात उसने समस्त दिशाओं को जीत लिया है। दिग्विजय मनुष्य निश्चय ही, यहाँ पे देखिए दिग्विजय है ना, मतलब निश्चय ही उसने दिग्विजय प्राप्त कर ली है। अर्थात दिग्विजय के यहाँ प्राप्त करने का मतलब है अपनी समस्त दिशाओं को जीत लिया है उसने। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ पे लिखा ना, ये ऐतिहासिक क्षण, ये क्या है, एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है जो यहाँ पे बताया गया। सभी देशों के निवासी मानव को परस्पर विरोध समाप्त कर भू विरोध को शांत, भू विरोध मतलब देश के सभी मानव को जो परस्पर विरोध है, जो आपसी फूट है उसमें, उन्हें समाप्त कर देश प्रेम से रहना चाहिए। ये होता है कि देश प्रेम से रहना चाहिए। संपूर्ण विश्व की यह देश में परिवर्तित हो जाए, निकट आए सब देशों के जन मतलब होता है लोग, संपूर्ण जो लोग है, संपूर्ण जो विश्व है, एक ही देश में परिवर्तित हो जाए तथा सभी देशों के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए। यही कवि की यहाँ पे मंगल कामना है, यहाँ पे वो प्रस्तुत करना चाहते हैं अपनी बात। तो देखिए यहाँ पे इसी हमें मालूम चलता है कि पृथ्वी पर मतलब कोई कार्य ऐसा नहीं है जिसे हम ना कर सके, अर्थात सब कार्य हम यहाँ पे कोई भी कार्य कर सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगला पद्यांश है, पद्यांश 2 है जो कि हमारा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रसंग है, प्रसंग हम आपको पहले बताते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य के चंद्रमा पर पहुँचने से मानव कल्याण की मनोकामना का चित्रण किया गया है। मतलब चंद्रमा पे मनुष्य पहुँचे हैं, उसी के यहाँ पे कल्पना के बारे में बताया गया है। अब देखिए हम आपको इसे व्याख्या से समझाते हैं। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभारम शुभ नए चंद्र युग का भू को दे गौरव। फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, सुख संपन्न जगत में बसे जीवन मंगल। अमेरिका सोवियत बने नवद्वीप रचना के वाहन, जीवन पद्धतियों के भेद सम्मिलित हो विस्तृत मन। अब आइए हम इसकी व्याख्या के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मतलब संपूर्ण संसार पुराने समय से चंद्रमा पर, यहाँ पे देखिए पौराणिक स्वप्न हुआ मतलब स्वप्न आप तो जानते ही हैं, स्वप्न माने क्या होता है, जो हम स्वप्न देखते हैं वही स्वप्न है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि संपूर्ण संसार पुराने समय से चंद्रमा पे पहुँचने का जो स्वप्न देख रहा है मानव का संभव, मतलब युग युग से, मतलब जो पुराने समय से, युग से मतलब जो बीता चला आ रहा है, पुराने समय से चंद्रमा पर पहुंचने का स्वप्न देख रहा था, जो आज मनुष्य की मेहनत से संभव पूरा हुआ। यहाँ पे देखिए संभवता है ना, मतलब संभवता क्या हो गया, पूरा हो गया। जो इतने मतलब दिनों से वह स्वप्न देख रहा था कि हम एक दिन चंद्रमा पे जाएंगे, आज उसने जब वहाँ पे पैर रखा तो उसका स्वप्न क्या हो गया, पूरा हो गया। कवि का कथन है कि मैं यह चाहता हूँ कि ब्रह्मांड के ग्रहों समारंभ शुभ नए चंद्र पर भूदे गौरव। ब्रह्मांड के ग्रहों में इस पृथ्वी का अंचल फहराने लगे। इस पृथ्वी का अंचल क्या हो, फहराने लगे। तो फहराए ग्रह उपग्रह मतलब ब्रह्मांड के जो ग्रह उपग्रह हैं वहाँ पे जो उनकी धरती का श्यामल अंचल, जो पृथ्वी का ये श्यामल अंचल है, जो झंडा है वो क्या है, फहराने लगे। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अन्य ग्रहों पर भी पहुंचकर वहाँ पृथ्वी जैसी हरियाली और जीवन का संचार कर सके। मतलब कहने का मन, उनका तात्पर्य यह है कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो क्या करें, वो अन्य ग्रहों पे भी जाएं और वहाँ पे पृथ्वी की जो हरियाली है उसे वहाँ पे ढूंढें, वहाँ पे संचार करने का प्रयास करें।
सुख और वैभव से युक्त इस संसार में, सुख संपद संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। सुख संपन्न मतलब सुख और वैभव से युक्त इस जीवन में, इस संसार में मानव जीवन के कल्याण की वर्षा हो। मानव जीवन की कल्याण की क्या हो, यहाँ पे वर्षा हो, और कहीं भी दुख व्याप्त ना हो, कहीं भी हमें किसी प्रकार की कोई दुख ना हो। आगे देखिए क्या कहते हैं, अतः चारों ओर जीवन में मंगल ही मंगल हो। कवि भी यह मनोकामना है, कवि की यह क्या है, मनोकामना है। चंद्रलोक पर प्रथम बार मनुष्य के पहुँचने से पश्चात है। कवि की प्रार्थना ही अमेरिका और रूस में आपसी सुख समृद्धि की प्रचुरता। देखिए आप लिखा ना, अमेरिका सोवियत है, सोवियत यहाँ पे जो सोवियत है, अमेरिका तो आप जानते ही हैं, और यहाँ पे जो सोवियत है, सोवियत का मतलब है रूस, रूस से लिया गया है। अमेरिका और रूस में अब आपसी जो सुख समृद्धि की प्रचुरता में वृद्धि हो, और विशाल शक्ति संपन्न देश के समस्त जीवन मार्गों में संपन्न स्थापित करे। यहाँ पे देखिए, अमेरिका सोवियत बने, अमेरिका और रूस बने नव दिग रचना के वाहन। उनमें आपस में क्या हो, आपस में उनकी प्रचुरता हो, वृद्धि हो, और विशाल शक्ति संपन्न देश बने। जीवन पद्धतियों की भेद सम्मति हो, विस्तृत मान समस्त समान स्थापित हो, और सभी का मन रूपी हृदय बड़ा व उदार बने। यही यहाँ पे प्रस्तुत कवि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब देखिए इसमें जो अलंकार है वो अनुप्रास अलंकार है। कैसे कि श्यामन अंचल, यहाँ पे देखिए जो श्यामन अंचल है, ये वाला श्यामन अंचल और सुख संपद है, और क्या है, सुख संपद है में जो ल और स वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पे क्या लिया गया है, अनुप्रास अलंकार लिया गया है। आगे देखते हैं वो अगला पद्यांश। देखिए ये हमारा पद्यांश तीसरा है। अब देखते हैं इसमें कि कवि इसमें क्या प्रस्तुत करने की प्रेरणा दिए हैं। प्रसंग इसके सबसे पहले हम बात करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अणु युग के प्रति लोक कल्याण की भावना को प्रकट किया है। इसमें क्या है, अणु युग के प्रति लोक कल्याण की भावना को यहाँ पे प्रस्तुत किया है। कवि चाहते हैं कि विज्ञान का विकास मानव के कल्याण के लिए हो। वो ये चाहते हैं कि जो हमारा विज्ञान है, इसका विकास जो क्या हो, मानव की कल्याण के लिए हो। अब देखिए इसकी हम यहाँ पे व्याख्या करते हैं। तो व्याख्या यहाँ पे क्या है कि अणु युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्म अर्पण, धरा चंद्र की प्रति परस्पर जगत प्रसिद्ध पुरातन, हृदय सिंधु में उठता स्वर्गित ज्वारा, देख चंद्रमान चंद्रानंद। अब देखिए यहाँ पे हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कामना करते हैं, कवि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कवि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि अणु युग का विकास मानव जाति के, अणु युग मतलब अणु युग का बने धरा जीवन हित, अणु युग का विकास मानव जाति के कल्याण के लिए हो। यहाँ पे देखिए ना, धरा हित, हित मतलब उनके कल्याण के लिए, उनके भले के लिए हो। अणु युग का विकास मानव जाति के कल्याण के लिए हो, अर्थात विज्ञान का जो प्रयोग मानव के विकास के लिए हो, अन्य किसी कार्य के लिए ना हो, सिर्फ उनके विकास के लिए हो, जिससे यह स्वर्ण सृजन का साधन, मानवता ही विश्व सत्य, भू राष्ट्र करे आत्मअर्पण, जिससे वह यह पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी, पृथ्वी स्वर्ग के समान सुखी और संपन्न हो जाए, आपसी वैर विरोध समाप्त हो जाए, तथा भाईचारों की भावना उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे देखिए, भू राष्ट्र करे आत्मअर्पण, भाईचारों की भावना इसमें क्या हो, उत्पन्न हो जाए। अब देखिए आगे हम इसमें देखते हैं कि और सब मिलजुल कर रहे हैं, इस संसार में केवल मानवता ही सत्य है। इस संसार में केवल क्या है, मानवता ही सत्य है। कवि कहते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा का प्रेम, यहाँ पे देखिए धरा, धरा मतलब और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा प्रति परस्पर मतलब पृथ्वी और चंद्रमा का जो प्रेम है एक दूसरे से प्रति प्रसिद्ध है, और यह अत्यंत प्राचीन प्रेम संबंध है। जगत प्रसिद्ध पुरातन, ये क्या है, पुरातन मतलब प्राचीन है। माना जाता है कि चंद्रमा पहले पृथ्वी का एक ही भाग था। मानते हैं कि लोग चंद्रमा का पृथ्वी का एक भाग था, जो बाद में उससे अलग हो गया। हृदय सिंधु में उठता स्वर्ण ज्वार, देख चंद्रायन, जो बाद में उससे अलग हो गया। आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर समुद्र के हृदय में ज्वार आता है। आज भी पूर्णिमा के दिन क्या होता है,
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को देखकर जो समुद्र के हृदय में ज्वार आता है, मानो यह पृथ्वी और चंद्रमा के प्रेम का परिचारक हो। इससे मालूम चलता है कि पृथ्वी और चंद्रमा के प्रति जो प्रेम है उसको यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे जो अलंकार है वो क्या है, अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि स्वर सृजन और प्रीति परस्पर में प्रीति आ रहा है और स्वर सृजन में स्वर की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें हम अनुप्रास अलंकार होता है कि जिसमें वह शब्द वर्ण जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वो क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। और यहाँ पे जो रस है वो शांत रस है। यहाँ पे समुद्र के बारे में बताया जो यहाँ पे क्या है, शांत रस है। तो थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब जो चैप्टर नंबर 6 है ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।